गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू कार्तिक सर ऑफिशियल एप्लीकेशन। और ये आज हमारी फर्स्ट डेमो क्लास है। ओके, तो आज से हम अपने एप्लीकेशन पर पहली क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो आई एम वेरी एक्साइटेड। क्या आप एक्साइटेड हैं? यदि आप एक्साइटेड हैं सीखने को लेकर, क्यूरियोसिटी को लेकर, तो चलिए फिर आइए हम अपने सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। तो एक बार प्लीज़ मुझे बता दें कि आवाज़ ठीक आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं। स्वाति, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। और टाइम भी हमने अपनी क्लास का ऐसा रखा है कि सुबह सुबह आप एनर्जेटिक रहें। ओके, मतलब अर्ली मॉर्निंग 9 AM आप एनर्जेटिक ही होते हैं। तो जब आप एनर्जेटिक हैं तो आई वांट कि ये क्लास हर दिन आप लोग अटेंड करें। सबसे पहले कहते हैं कि हम एक गेम खेल रहे हैं, एक गेम है। अब कोई सोचे कि गेम मेरे हैं या तुम्हारे हैं, ठीक है? तो यदि तुम दूसरों के रूल्स को अपने रूल्स मानोगे तो गेम हार जाओगे, क्योंकि गेम्स में होते हैं रूल्स। और यदि गेम्स में है रूल्स, ओके, गेम्स में क्या होते हैं रूल्स। विदाउट रूल्स आप गेम्स नहीं जीत सकते। कोई सामने वाला खेल रहा है और तुम ऐसे ऐसे खेल रहे हो, सट सामने वाला एनर्जेटिक तरीके से खेल रहा है और तुम एकदम डल पड़े हुए हो, नहीं जीत पाएंगे गेम। यदि गेम को हमें जीतना है तो वी हैव टू बी एनर्जेटिक, हमें एनर्जेटिक होना पड़ेगा। क्योंकि एमपी टेट वर्ग एक पात्रता परीक्षा सिर्फ एक पहला स्टेप है जो हम चल रहे हैं। इसके बाद हमारे दूसरे स्टेप है जो हमें आगे बहुत बढ़ना है। इसके बाद चयन परीक्षा है, इसके बाद यूजीसी नेट है, असिस्टेंट प्रोफेसर है। ये तो अभी जर्नी आपकी स्टार्ट हुई है, ये बात मान लीजिए। क्योंकि लिटरेचर में आपकी कह सकते हैं कि लिटरेचर में तो आपका भी पहला स्टेप है ये। ओके, यदि यहाँ पर यदि आपने हल्की सी भी क्या की कि कोई गुंजाइश छोड़ी, कमी की, तो पूरा का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड खराब होगा अपना। तो हम बस इतना कहना चाहते हैं आपसे कि बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ना है। यहाँ पर कुछ रूल्स हैं। रूल्स क्या हैं? रूल्स नंबर 1, ठीक है, क्योंकि क्लास को स्टार्ट करने से पहले जब हम कोई गेम स्टार्ट करते हैं तो उसके रूल्स होते हैं, ठीक है? तो पहला रूल कि अर्ली मॉर्निंग आपको लाइव क्लास अटेंड करनी है। कभी आपको 9 बजे क्लास अटेंड नहीं कर पाते तो एटलीस्ट नेक्स्ट डे उससे रिलेटेड जो डाउट है वो आपको पूछने हैं। पहला रूल। दूसरा, कमेंट बॉक्स में एक्टिव रहना है। कमेंट बॉक्स में एक्टिव रहना है। अपने टीचर के साथ और आपके बीच जो कम्युनिकेशन है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। ओके। तीसरा, जो थर्ड रूल है वो है कि जो डाउट यदि आता है क्लास में तो डाउट क्लास में उसी टाइम पर पूछे जाएं, क्योंकि हमें चीजों को छोड़ना नहीं है, हमें चीजों को क्लैरिटी के साथ लेकर चलना है। ओके, चलें आगे हम बात करते हैं। जो हमारा चौथा रूल है वो है कि हमें अपने नोट्स प्रॉपर बनाना है। मतलब छोटी छोटी लाइंस के भी नोट्स प्रॉपर बनानी है। यदि मैंने कह दिया कि ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, किसी एग्जाम में पूछी गई थी, तो आपको वो उसके नोट्स बनाने हैं। एक, अब ये 5 जो रूल्स हैं वो किसके रूल्स हैं? क्या ये रूल्स मेरे हैं? ये रूल्स तुम्हारे हैं? ये रूल्स हैं गेम के। यदि आपको गेम को जीतना है तो हमें ये रूल्स को फॉलो करना होगा। तो यू आर रेडी? इफ यू आर रेडी सो देन स्टार्ट द क्लास। स्वाति ठाकुर, सभी लोग जितने भी लोग लाइव हैं, चलो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारी ये इंग्लिश लिटरेचर पोएट्री की डेमो क्लास नंबर 1 है। ओके, चलिए आगे हम बात करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं ये जो बैच है, जिस बैच में आप लोग एनरोल हुए हैं। ये बैच है एमपी वर्ग एक पात्रता परीक्षा 2025 कार्तिकी 1.0 बैच है। इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश वोकेबलरी के लिए बैच है। रिकॉर्डेड प्लस में लाइव है, एज यू ऑलरेडी न्यू, तुम जैसे कि पहले ही जानते हो इस बात को। इस बात पर हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए सबसे पहले हम अपने एग्जाम के सिलेबस को एक बार डिस्कस कर लेते हैं, जिससे कि सिलेबस आपके पास पहुंच जाए। ओके, सिलेबस पहुंचना भी बहुत जरूरी है। तो हम सिलेबस को देखेंगे और जानेंगे। सबसे पहले हम लिटरेचर की बात करते हैं। लिटरेचर में पोएट्री है कुछ। पोएट्री कौन कौन सी है आओ डिस्कस करते हैं। और इंपोर्टेंट सारी है, हम ऐसा नहीं कह सकते कि सर ये छोड़ देना ये कर लेना, नहीं। पीवी शैली, पीवी शैली की फर्स्ट पोएट्री है ऑड टू स्काईलॉक। क्या हुआ है सर? ऑड टू स्काईलॉक। ओके, तो अब ऑड टू स्काईलॉक फर्स्ट पोएट्री है आज हमारी, और इसका सेशन आज से स्टार्ट भी हो जाएगा। फिर इंडियन में हम बात करेंगे तो इंडियन में सरोजनी नायडू, ठीक है, इनका एक पोम है द ब्रोकन विंग्स।
क्या है सर? द ब्रोकन पिंक्स। रविन्द्रनाथ टैगोर की यहाँ पर दो पोम दे रखी हैं, ठीक है। एक पोम है सॉन्ग नंबर 1 ऑफ द गीतांजलि, जो इनके गीतांजलि 2000 का कलेक्शन ऑफ 2000 सॉन्ग्स इज कॉल्ड गीतांजलि। तो गीतांजलि का सॉन्ग नंबर 1 जो पोएट्री है उसका हमें पढ़ना है। वर्ड्सवर्थ का एक वर्क है आई वंडर्ड लॉनली एज अ क्लाउड, ठीक है, ये हमें पढ़ना है। विलियम वर्ड्सवर्थ का द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, टेविल्स्टन एंड द सॉलिटरी रीपर। और सॉलिटरी रीपर तो हर जगह पढ़ाई जाती है, मतलब सॉलिटरी रीपर तो ऐसा इंपोर्टेंट पोएम है कि आप किसी भी एग्जाम को उठाकर देखें, मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में आती ही आती है। इसके बाद हम बात करते हैं तो यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बात करेंगे तो आफ्टर एप्पल पिकिंग, द रोड नॉट टेकन, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, एंड रॉबर्ट ब्राउनिंग की है द लास्ट राइड टुगेदर। तो सबसे पहले अपना सिलेबस को पढ़ लीजिएगा कि ये सिलेबस है। सेकंड हम बात करते हैं फिक्शन में हम बात करेंगे। फिक्शन का मतलब होता है कि जो इमेजिनेटिव है, इट्स कॉल्ड, कहते हैं फिक्शन का मतलब होता है कि नॉट रियल, इट्स कॉल्ड फिक्शन। नॉन फिक्शन का मतलब क्या होता है? जो फिक्शन नहीं है मींस फैक्ट है, लाइक हम कह सकते हैं फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, सारे नॉन फिक्शन है। लेकिन आप जितने भी नॉवेल्स पढ़ते हैं वो फिक्शन होते हैं। ओके, चलें आगे हम बात करते हैं। तो जैन ऑस्टेन का एक वर्क है प्राइड एंड प्रेजुडिस को हमें पढ़ना है। चार्ल्स डिकेंस के आ टेल ऑफ टू सिटीज को हमें डिस्कस करना है। इंडियन में हमें अनीता देसाई के बाय बाय ब्लैकबर्ड को हमें डिस्कस करना है। खुशवंत सिंह के द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी को हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। ओके डन। उसके बाद हमें आते हैं ड्रामा की जब हम बात करते हैं तो हमें बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि एक ऐसा इंसान को हम पढ़ने वाले हैं कि आप सोच नहीं सकते। सबसे पहले बर्नार्ड शाह का जो आपका पहला ड्रामा है, बर्नार्ड शाह आर्म्स एंड द मैन। ओके, याद रखना, आर्म्स एंड द मैन। एंड विलियम शेक्सपियर का है द टेम्पेस्ट एंड हैमलेट। ओके, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से 100% क्वेश्चंस आएंगे, 100% क्वेश्चंस आएंगे। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं इंडियन में रविन्द्रनाथ टैगोर का पढ़ना है द पोएट एंड पॉपर, एंड गीतांजलि ट्रू वर्शिप। ये 3 ड्रामास हमें यहां पर पढ़ने हैं। ओके, चलते हैं बात पर, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पर प्रोज। जो प्रोज है वो फ्रांसिस बैकन के 2 ऐसे हैं, ऑफ स्टडीज एंड ऑफ फ्रेंडशिप। ओके, ऑफ स्टडीज एंड ऑफ फ्रेंडशिप। विलियम हैजलिट का एक वर्क है फादर्स लेटर, जो हमें पढ़ना है। चार्ल्स लैम का है ड्रीम चिल्ड्रन। इंडियन में बात करेंगे जवाहरलाल नेहरू का है टीनेज डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ओके, 2 हैं, टीनेज एंड डिस्कवरी ऑफ इंडिया। एंड निराज सी चौधरी का एक वर्क है माय मदर, ये हमें एज अ प्रोज के तौर पर पढ़ना है। गॉट इट? तुम सिलेबस देख रहे हो, ये हल्का सिलेबस मत समझिएगा, एक चयन परीक्षा से तो हल्का सिलेबस है, लेकिन अपने आप में बहुत पावरफुल है। जब आप टेम्पेस्ट पढ़ते हैं, हैमलेट पढ़ते हैं, ओके, ड्रीम चिल्ड्रन पढ़ते हैं, तो ये बहुत डीप जाते हैं, बहुत डीप। इनके कोड्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, थीम है, देन स्टोरी है, उन स्टोरीज की भी लाइंस हैं, वहां से कौन सा कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है, कौन से कैरेक्टर का कौन सा डायलॉग इंपॉर्टेंट है, ये हमें समझना होता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पर हम बात करते हैं। ये क्लास हमारी है, मौज में चलेगी, तनाव लेने की जरूरत नहीं है। अब एक आती है फिगर्स ऑफ स्पीच, जहां पर हमें सिमली, मेटाफोर, पर्सोनिफिकेशन, पैराडॉक्स, आयरनी ये पढ़नी है। उसके बाद फॉर्म्स ऑफ पोएट्री पढ़नी है कि सोनेट्स क्या होती हैं, ऑड क्या है, लिरिक क्या होते हैं, एलेजी क्या है, सटायर क्या है, ये हमें पढ़ने हैं। एंड इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, ये जो वाली बात इन्होंने कह दी है ना, ये थोड़ी सी उलझी हुई कहानी है। सर कैसे? क्योंकि इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश की यदि हम बात करते हैं तो एक स्टेटमेंट बताता है कि पूरी की पूरी इंडियन राइटिंग को पढ़ना है आपको। इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश का मतलब क्या है कि आप बात कर रहे हैं कि 1700 के बाद से पूरा पढ़ो, ठीक है। तो यदि इस लाइन का इन्होंने वेटेज दे दिया, क्योंकि जैसे जैसे अभी आप देखेंगे इस बात को कि यूजीसी नेट के एग्जाम का पैटर्न चेंज हुआ है। पहले इंडियन इंग्लिश लिटरेचर को बहुत कम पूछा जाता था, लेकिन इंडियन इंग्लिश लिटरेचर को आज की डेट में बहुत अच्छे तरीके से पूछा जाता है। तो हमें अपनी तैयारी को ऐसे करनी है कि होप फॉर द बेस्ट,
बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। ओके, हमें उम्मीदें तो करनी है कि अच्छा हो, सब पेपर आसान आए, लेकिन तैयारी जो है ना वो इतने बुरे एग्जाम की करनी है कि यदि पेपर कितना भी टफ आ जाए हम रेडी हैं। ओके, ये तो आपका लिटरेचर का पार्ट हुआ। अब हम चलते हैं ग्रामर की तरफ। इसमें शॉर्ट स्टोरीज और हैं अभी। आर के नारायण का स्वामी एंड फ्रेंड्स नॉवेल द गाइड हमें पढ़ना है। ओके, मुल्कराज आनंद का द लॉस्ट चाइल्ड हमें पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है शॉर्ट स्टोरीज में। इसके बाद हम बात करते हैं ग्रामर। सर ग्रामर में हमें क्या क्या पढ़ना है? ग्रामर की यदि हम बात करेंगे यहाँ पर, तो यूज ऑफ आर्टिकल्स, आर्टिकल्स का यूज पढ़ना है, प्रेपोजिशंस हमें पढ़नी है, कंजंक्शंस हमें पढ़ने हैं, वर्ब्स हैं, मॉडल्स हैं, एडवर्ब्स हैं, टेंसेस हैं, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब एंड क्लॉजेस हैं, क्लॉजेस हैं, डिटर्मिनर्स हैं, प्रीफिक्स एंड सफिक्स हैं, नंबर जेंडर प्रोनाउंस हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस है, एक्टिव टू पैसिव है, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट है। ये ग्रामर का पार्ट है। ओके, क्या हम आगे बढ़े? ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं, एक बार मैंने पहले ही कहा था कि इस क्लास के रूल्स हैं, कमेंट बॉक्स में आप एक्टिव रहिए। गॉट इट? चले अब हम आगे बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है वोकेबलरी का पार्ट। वोकेबलरी के पार्ट में यदि हम बात करेंगे तो अपोजिट्स पूछे जाएंगे, मींस एंटोनियम्स पूछे जाएंगे। ठीक है, एंड सिनोनियम्स भी पूछे जाएंगे, एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी पूछे जाएंगे, एंड होमोनियम्स भी पूछे जाएंगे। हाँ, ग्रामर की क्लास इवनिंग में स्टार्ट हो जाएगी। ग्रामर की क्लास इवनिंग में स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन एक बार इस वीक में आप लोग सब लोग ट्रैक पर आ जाओ। ओके, इस वीक में मैं आपको ज्यादा लोड नहीं देना चाहता। मैं आई वांट कि ये जो वीक है, ये वाला जो फर्स्ट वीक है हमारा मंडे टू फ्राइडे का, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे एंड सैटरडे का जो वीक है, इस वीक में आप अपनी स्टडी को थोड़ा सा रिथमेटिक करो, क्योंकि इस बीच में आपको लिटरेचर को बहुत अच्छे से ग्रेस्प करना है, आपको उसकी लाइंस को आपको याद रखना है ना, तो फिगर्स ऑफ स्पीच को याद रखना है। तो अभी थोड़ा सा प्रेशर अचानक ज्यादा आएगा आपके ऊपर, तो उस प्रेशर को मैनेज करने के लिए और मेंटेन करने के लिए मैंने डिसाइड किया है कि हम स्टार्ट करेंगे वर्षा उसका टाइमिंग जो है वो उसका जो टाइमिंग है वो रहेगा शाम को 5 से 6। ओके, और जो मॉर्निंग वाली क्लास रहेगी वो 9 से 10:30 के अराउंड अराउंड, या 10:30 10:45, जितनी क्लास हो सकती है। मेरी क्लास में कोई टाइम का बाउंडेशन नहीं है, जब तक तुम्हारा मन लग रहा है हम पढ़ेंगे। ये हमारी दुनिया है, अब ये यूट्यूब की दुनिया नहीं है। हमें यहाँ पर कोई दिखावा नहीं करना, यहाँ पर मुझे और आपको रियलिटी से बातें करनी है। यदि कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो हमें समझना है इस चीज को, ओके, जानना है इस चीज को। यूट्यूब पे तो कोई कहता है सर प्रैक्टिस कराओ, कोई कह रहा है ये कराओ, कोई कह रहा है ये कराओ। हम इस दुनिया में हम अपनी जिंदगी से खुद रिलेट करके चीजों को पढ़ेंगे। ठीक है, डन। चलें आगे हम बात करते हैं। यहाँ पर कॉम्प्रिहेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और अनसीन पैसेज एंड नोट मेकिंग। इसके लिए देखो मेरे शेरनियों, आपको और मेरे शेरों, आपको बस इतना सा काम करना है। पूछो क्या? इसके लिए आपको एक ही काम करना है कि सर मैं आपको कुछ नोट्स भेजूंगा। ओके, एक बुक वगैरह अपलोड करवा दूंगा जिसमें बेसिक सी स्टोरीज हैं। ओके, लाइक पंचतंत्र टाइप। ओके, वो टाइप की स्टोरीज हैं, आप उन्हें डेली बेसिस पर पढ़ना स्टार्ट कर दो। देखो महीने भर के अंदर आपका कॉम्प्रिहेंशन इतना स्ट्रांग होगा, आप सोच नहीं सकते। क्लियर है? क्या आप तैयार हैं? मैं तैयार हूं, क्या आप तैयार हैं? चलिए, यदि अब आप भी तैयार हैं, मैं भी तैयार हैं, तो इस गेम को हम स्टार्ट करते हैं। इस गेम को स्टार्ट करने से पहले आज हम क्या पढ़ने वाले हैं सर? पोएट्री। पहला जो पोर्शन हमने उठाया है वो पोएट्री है। ओके, जो पोएट्री है तो हम आइए उसको स्टार्ट कर लेते हैं पोएट्री को। लेकिन जब भी हम पोएट्री को स्टार्ट करते हैं, पर्सी बैसी शैली की हम बात करते हैं, दैट्स कॉल्ड पीवी शैली, दैट्स कॉल्ड पीवी शैली। ओके, चलो एक बात मुझे बताओ, इस क्लास को मैं स्टार्ट करूं, सबसे पहले बताओ, जैसे मानो कि स्वाति एक पोएट है। ओके, अब कल के दिन हमें स्वाति के बारे में पढ़ना है, तो हम स्वाति के बारे में क्या पढ़ेंगे? डायरेक्टली वर्क। क्या हमें फिर वर्क इतना आसानी से समझ में आएगा? नहीं आएगा। यदि मानो स्वाति, सपोज दैट इमेजिनेशन इज मोर इंपोर्टेंट देन रियलिटी, जो इमेजिनेशन है वो रियलिटी से कई ज्यादा गुना इंपोर्टेंट है। इफ यू इमेजिन, यदि तुम इमेजिन कर सकते हो तो आप उसे रियल भी कर सकते हो। ओके, तो सपोज करो स्वाति इज अ पोएटेस, एक पोएटेस है वो। ओके, एंड यहाँ पर आपको समझना है जो स्वाति है वो पोएट है,
तो स्वाति यदि पोएट है तो पोएट के बारे में यदि हमें इनके बारे में पढ़ना है, इन्होंने बहुत सारी राइटिंग्स की हैं, तो पहले हम ये जानेंगे कि स्वाति थी कौन, उसका नेचर क्या था। अच्छा, उसके बाद हम देखेंगे कि जब स्वाति राइटिंग कर रही थी तो बीजेपी की सत्ता थी या कांग्रेस की थी या आरजेडी की थी, किसकी सत्ता थी। ओके, क्योंकि हमेशा पॉलिटिक्स इन्फ्लुएंस इन राइटर्स के वर्क्स में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि वो पॉलिटिक्स के अगेंस्ट जाकर नहीं लिख सकते, क्योंकि लिखेंगे तो बगावत कहलाएगी। तो हमें एरा समझना है, सबसे पहले पोएट के बारे में, देन फिर उसका बिहेवियर समझना है कि उनका बिहेवियर कैसा था, देन उसके बाद उनका एरा क्या था, कि वो बीजेपी के टाइम पर राइटिंग कर रही थी, कांग्रेस के टाइम पर राइटिंग कर रही थी, आरजेडी के टाइम पर राइटिंग कर रही थी, या आम आदमी पार्टी के टाइम पर राइटिंग कर रही थी। तो हमें एरा समझना है। अब हमें ये समझना है कि जब ये राइटिंग कर रही थी तो उस समय देश के हालात क्या थे। तो कोई कहेगा कि अहमदाबाद का प्लेन क्रैश हो गया था, कोई कह देगा पुणे में ब्रिज टूट गया था, इसके बाद कोई कह देगा कि बद्रीनाथ में हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, ठीक है, कोई कह देगा कि जहां पर जो हस्बैंड्स आर बीइंग किल्ड, पतियों को मारा जा रहा था। तो इस टाइप की राइटिंग करनी थी, और इस सारे इवेंट्स, इस सारे सर्कमस्टांसेस आपको कहां देखने को मिलेंगे, इनकी राइटिंग्स में। तो हमें उस समय का ऑरा भी समझना है कि उस समय क्या चल रहा था, सोसाइटी कैसी थी। फिर उसके बाद हमें क्या समझना है, जो स्वाति के दोस्त हैं, जो वो भी पोएट हैं, तो वो दोस्त कौन कौन से थे, और क्या उनका कोई इन्फ्लुएंस इन पर रहा है। Am I right? तो समझ गए कि इंग्लिश के वर्क्स को कैसे पढ़ा जाता है, हाँ और ना। चलो मुझे बताओ, देन फिर हम अपनी क्लास को स्टार्ट करें कि आप समझे कि इंग्लिश राइटिंग को हमें कैसे पढ़नी है। इन्होंने एक बहुत प्यारी बात कही थी, पीवी शैली से हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखो खो गए हो तुम सब। कहते हैं पीवी शैली, पीवी शैली की हम बात करते हैं तो कहते हैं द प्लेजर दैट इज इन सॉरो, प्लेजर दैट इज इन सॉरो इज स्वीटर देन द प्लेजर ऑफ प्लेजर इटसेल्फ। ओके, कहते हैं कि जो प्लेजर दुख में है वो उस प्लेजर से भी, उस प्लेजर का भी, उस प्लेजर से भी ज्यादा स्वीट है जो प्लेजर का भी प्लेजर है, जो सुख का भी सुख है उससे भी ज्यादा स्वीट होता है। ओके, स्वीटर होता है। तो चलिए फिर आइए हम स्टार्ट कर लेते हैं क्लास को। तो चलें, आज हम बात करने वाले हैं और टू स्काईलॉक, और टू ए स्काईलॉक पीवी शैली, पीवी शैली। ओके, याद रखना एप्रिसिएटिंग पोएट्री है। अब जब भी हम और टू स्काईलॉक की बात करते हैं या और टू नाइटिंगेल, तो याद रखना बोथ द पोएम्स इज कंसिडर्ड एज ग्लोरीज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ओके, कौन कौन सी है, और टू अ नाइटिंगेल, और टू अ स्काईलॉक। ओके, और टू अ नाइटिंगेल, और टू अ स्काईलॉक, जॉन कीट एंड पीवी शैली। बोथ द पोएम्स आर कंसिडर्ड इन इंग्लिश लिटरेचर एज ग्लोरीज। इन्हें इंग्लिश लिटरेचर की ग्लोरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ग्लोरीज कहा जाता है। और टू अ नाइटिंगेल, और टू अ स्काईलार्क। ओके, याद रखना, पॉइंट टू बी नोट डाउन। ओके, पॉइंट टू बी नोट डाउन कि टू नाइटिंगेल, और टू अ नाइटिंगेल एंड और टू अ स्काईलार्क are considered as glories in English literature. ओके, इन्हें इंग्लिश लिटरेचर की ग्लोरीज कहा जाता है। ओके फाइन, चलते हैं नेक्स्ट पर हम बात करते हैं यहां पर। तो सबसे पहले हम इनके बारे में जानेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। टोटल मिला के यदि हम बात करेंगे तो इसमें टोटल मिला के 21 स्टैंजाज हैं, और एवरी स्टैंजाज हैज 5 लाइंस। हर एक स्टैंजा की अपनी 5 लाइनें हैं। कितनी लाइंस है, एवरी स्टैंजाज हैज अ 5 लाइंस। ओके, तो 5 लाइंस टोटल मिलाकर हमें 105 लाइंस इसमें याद करनी है। यस, क्या कह रहे हैं सर, याद करनी है, यस याद करनी है। वो हम क्लास में कर लेंगे उसमें। जैसे कि जब तुम्हें गाने याद हो सकते हैं तो पोम्स भी याद हो जाएंगी, लेकिन बस अब तक तुम उनसे रूबरू नहीं हुए हो तो इसलिए सुनने में बड़ा लग रहा होगा आपको, लेकिन ईजी होगा। इसके बाद यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले इनका पूरा नाम क्या था, व्हाट इज फुल नेम। तो इन्हें हम कहते हैं पर्सी वैसी शैली। क्या कहते हैं सर, पर्सी वैसी शैली, पीवी शैली के नाम से इन्हें हम जानते हैं। ओके, पीवी शैली जो हैं, इनको 4 अगस्त 1792 में इनका बर्थ होता है। इनका बर्थ होता है कब, 1792, 1792,
1792 का मतलब है, इसे हम कहते हैं प्री रोमांटिक पीरियड। कौन सा पीरियड कहते हैं? प्री रोमांटिक पीरियड। एक्चुअल में क्या हुआ कि जब हम, चलो वी आर नॉट इन इंडिया नाउ, वी आर इन इंग्लैंड। ओके, हम इंग्लैंड में हैं, वी आर इन 1792। इमेजिनेशन करो इंग्लैंड में हो, कितनी खूबसूरत सी वादियां हैं, एक लेक साइड से जा रही है और बीच में से नहर भी निकली हुई है, बहुत अच्छा आर्किटेक्चर है। ओके, नाउ यू आर इन इंग्लैंड। इन 1792 की यदि हम बात कर लेते हैं तो इन 1792 इट्स कॉल्ड प्री रोमांटिक पीरियड। प्री रोमांटिक पीरियड क्यों? क्योंकि अभी तक जो राइटिंग हो रही थी वो एक्चुअली में न्यू क्लासिकल राइटिंग थी, मतलब पुराने चीजों को कॉपी किया जा रहा था। ओके, अर्बन एरियाज की बात की जा रही थी, जो पोएट्री थी, वर्क था, उसे उसमें शहरीकरण को दिखाया जा रहा था। प्री रोमांटिक पीरियड का मतलब क्या हुआ? रोमांटिक पीरियड में आपके आते हैं तीन राइटर्स, एक आते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, एक आते हैं सैमुअल टेलर कॉलरेज और एक आते हैं विलियम ब्लैक। सिर्फ नाम सुनना है। इन्होंने एक नए एरा की स्टार्टिंग की जिसे कहते हैं रोमांटिक एरा। तो जो 1798 में उन्होंने स्टार्ट किया था और उससे पहले का जो टाइम है उसे हम कंसीडर करते हैं प्री रोमांटिक पीरियड। ओके, प्री रोमांटिक पीरियड की जहां पर जो पोएट्री है, पोएट्री इज फॉर कॉमन लैंग्वेज, इस पोएट्री की लैंग्वेज कॉमन हो चुकी थी। इस पोएट्री फॉर कॉमन मैन, ये आम आदमी के लिए थी। एंड कॉमन सब्जेक्ट, इसका जो सब्जेक्ट था वो कॉमन था, इसलिए इसको कह दिया जाता है रोमांटिक पोएट्री। यहाँ पर रोमांटिक पोएट्री में नेचर की बात हुई है। किसकी बात हुई है? नेचर की। और जैसे ही आप बात करेंगे और टू अ स्काईलार्क, तो स्काईलार्क इज अ वर्ड, ये क्या है? एक चिड़िया है। ओके, और चिड़िया इज द पार्ट ऑफ नेचर। तो जब मैंने आपको कहा है कि रोमांटिक एरा में एक्चुअली में पोएट्री शिफ्ट हो गई थी कि इसका जो सब्जेक्ट था वो कॉमन हो गया था। जैसे कोई वादियों पर लिख रहा है, कोई पौधों पर लिख रहा है, कोई पहाड़ों पर लिख रहा है, कोई किसानों पर लिख रहा है। तो इसी टाइप से पीवी शैली ने अपनी एक ऑड लिखी जिसे कहते हैं ऑड टू अ स्काईलार्क, ऑड टू अ स्काईलार्क। ओके, ये जो है ओके, तो यहां पर आपको समझना है कि एक्चुअली में यहां पर यदि हम रोमांटिक एरा की पोएट्री पढ़ते हैं तो रोमांटिक एरा की जो पोएट्री थी वो किसके लिए थी? फॉर कॉमन। एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है इस वाली लाइन को। जब भी रोमांटिक एरा के पोएट्री की बात होगी तो इसमें तीन चीजें कॉमन मिलेंगी। फॉर कॉमन मैन मतलब आम लोगों के लिए है। इन कॉमन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कैसा है? कॉमन है, पेड़ पौधे, वादियां, चिड़िया, जानवर। ओके, इन कॉमन लैंग्वेज, कॉमन लैंग्वेज का मतलब लोगों की भाषा में लिखी गई। क्लियर है? ये सुनो, तो 1792 में इनका बॉर्न होते हैं। ये क्या होते हैं सर? 1792 में ये बॉर्न होते हैं। इसके बाद कहते हैं जुलाई 1822 में इनकी डेथ हो जाती है। चलो, इतने खतरनाक इंसान थे ना। पीवी शैली ने 2 शादियां की थी। पहली वाली वाइफ भी एक्चुअली में डूब कर मर गई थी और इनको श्राप भी यही था, कर्ज भी यही था कि तुम भी डूब के मरोगे। इन्होंने दूसरी शादी की लेकिन ये भी डूब के मर गए। बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है। ओके, जैसी बात आती है कि 1822 में किसकी डेथ हुई, 1822 में किसकी डेथ हुई, तो 1820 में पीवी शैली की डेथ हो जाती है। 1821 में जॉन कीट की डेथ हो जाती है। पॉइंट बी नोटेड। 1822 में पीवी शैली डाइड। ओके, एंड 1 year ago जॉन कीट ऑल्सो डाइड इन 1821। तो 2 लोगों को एक साथ याद रखना है, जॉन कीट एंड पीवी शैली, एंड जॉन कीट एंड पीवी शैली। याद रख पाओगे? चलो आगे बात करते हैं। एंड कहते हैं ड्रॉन नियर लेवर्नो इटली। इटली में इनकी क्या हो गई थी सर? डेथ हो गई थी, डूबकर डेथ हुई थी। ओके, अब डूबकर डेथ कैसे हुई थी इस बात को हम ऐसे रिलेट करके चलते हैं कि पीवी शैली ने 2 शादियां की थी। ओके, पीवी शैली ने जब 2 शादियां, मैरी शैली है एक तो, ठीक है, जिनकी पहली बीवी जो थी ना वो डूबकर ही मरी थी। तो ये कितना ही कुछ कर लें, ये भी डूब के मरना था इन्हें। इनसे बहुत प्यार करती थी, बोले एक साथ ही मरेंगे, एक जैसे मरेंगे। ओके, चलें आगे हम बात करते हैं। इनका एजुकेशन रहा यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड से। ओके, और एक्चुअली में हुआ क्या,
इन्हें कॉलेज से बाहर निकाल दिया। तुम आदमी देखना कितना खुरापाती आदमी था। ओके, पीबी शैली के बारे में तुम जानोगे तो मजा आएगा। इनकी पोम को जानना उतना इंपॉर्टेंट नहीं, इनके बारे में भी जानना उतना ही इंपॉर्टेंट है। कहते हैं एक्सपेल्ड फ्रॉम एथिज्म। एक्चुअल में ये कहता था कि नास्तिकवाद को मानने के लिए तुम्हें कुछ रूल्स को फॉलो करना चाहिए। अब आपको पता है कि तुम कॉलेज में तुम कह रहे हो कि नास्तिक बन जाओ, तो उस समय तो क्रिश्चियनिटी टॉप पर थी, धर्म ही सब कुछ था। ओके, भारत हो चाहे वो कहीं पर भी हो, धर्म की तो लड़ाई थी। और इन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बाहर निकाल दिया जाता है। और यहां पर ही इनके दोस्त इनको एक नए नाम से बुलाते थे जिसका नाम था मैड शैली, पागल शैली। क्या कहते हैं सर? मैड शैली। ओके, याद रखना, मैड शैली। और ये वही मूवमेंट है कि जब पीवी शैली एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे लाफिंग गैस का। ओके, कौन सी गैस का? लाफिंग गैस का। तो साइंस इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद लिटरेचर, साइंस भी लिटरेचर के साथ एसोसिएटेड है। ओके, अरे प्रभु, तुम पहले एक काम करो, पूरी कहानी गा लो, पीडीएफ मिल जाएगा, कार्तिक सर भी मिल जाएंगे। और बताओ, चाहिए? मैं भी मिल जाऊंगा, चाहिए? मेरे लाडलो, तुम एक कमेंट को बार बार मत किया करो। मैंने देख लिया था कि मुझे पीडीएफ का मैसेज आ गया है, ठीक है, लेकिन मुझे पता है वो जानी है, ये कंटेंट मेरे लिए थोड़ी है। मैं मर जाऊंगा तो मैं इसे अपने साथ लेकर थोड़ी जाऊंगा, ये तुम्हारे लिए है, तुम्हारे सिलेक्शन के लिए है। कहते हैं स्पाउस कौन थी इनकी? मैरी शैली। कौन है? मैरी शैली। अब बात को समझना, ऑथर ऑफ फ्रैंकेस्टाइन, ये नॉवलिस्ट थी फ्रैंकेस्टाइन। ओके, याद रखना। एंड फिलॉसफी की बात हम करेंगे, एक रेडिकल थिंकर थे, एक बढ़िया तरीके से रेडिकल थिंकर थे, एक अथीस्ट थे, नास्तिक थे, आइडियलिस्ट थे। कौन थे सर? आइडियलिस्ट थे। एंड वेजिटेरियन थे एंड सोशलिस्ट थे। ओके, याद रखना। इनके जेनर की हम बात करेंगे। जेनर का मतलब होता है कि इन्होंने क्या क्या लिखा हुआ है। इन्होंने लिरिक पोएट्री लिखी हुई है, ड्रामेटिक वर्स लिखे हुए हैं, फिलोसफिकल पोएट्री भी इन्होंने लिखी है। ओके, हाँ सर, देखो स्वाति कह रही है सर मुझे चाहिए। अरे वाह, चले आगे बात करें। वैसे दिस इज माय फर्स्ट बैच, ठीक है, टोटली डेडिकेटेड टू एमपी स्टूडेंट्स। आपको बताया बिफोर आई हैव नेवर डेल्ट विद द एमपी स्टूडेंट्स, लेकिन दिस इज द फर्स्ट टाइम कि नाउ आई एम गोइंग टू डील। ओके, सो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई एम वेरी हैप्पी। ओके, सो बस मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो। अब याद रखना है यहाँ से, तो एक्चुअल में कहते हैं शैली वाज अ की फिगर इन इंग्लिश रोमांटिसिज्म। जब भी इंग्लिश रोमांटिसिज्म पीरियड की बात होगी, एक की फिगर रहे हैं। की फिगर का मतलब होता है इंपोर्टेंट रहे। ओके, क्या रहे? इंपोर्टेंट रहे। एंड सेलिब्रेटेड फॉर हिज लिरिकिज्म। और इन्हें सेलिब्रेट किसके लिए किया जाता है? इनके जो लिरिकिज्म है। ओके, जैसे कि आप अरिजीत सिंह को याद करते हैं, आप अंकित तिवारी को याद करते हैं। अरिजीत सिंह की तो गाना कितना प्यारा है अभी, सफायर, सुना है वो गाना आपने? सफायर। ओके, इसके बाद हम कहते हैं रेवोल्यूशनरी स्पिरिट थी। ही इज नॉट अ पर्सन, ही इज अ स्पिरिट, वो एक स्पिरिट थी। फिलोसफिकल थीम्स, कुछ फिलोसफिकल थीम्स मिलेंगी। ही लेड अ tumultuous life often in exile due to his radical views। इतना कबाड़ी आदमी, इतना कबाड़ी आदमी कॉलेज में कह रहा है कि भगवान को ना मानने के कुछ नियम है। कॉलेज से बाहर, समाज में रेडिकल थिंकिंग की नई विचारधारा, समाज से बाहर। पहली, इनकी बीवी तो इनसे खुद परेशान रहा करती थी, और अक्सर बीवियां तो पति से परेशान रहती हैं। ओके, जैसे अभी हनी सिंह का नया सॉन्ग आया हुआ है ना, तो इनको आप याद रखते हैं। चलें आगे हम बात करते हैं। तो इतनी बात क्लियर है। पहली स्लाइड में किसी को कोई डाउट है तो पूछो। इन द फर्स्ट क्लास, ठीक है, सुनिएगा। और सफायर कितना पॉपुलर चल रहा है। चलें आगे हम बात करते हैं कितने ट्रेंडिंग सॉन्ग से आप इन्हें सुना करो। कि इतनी बात क्लियर है? चलो अब आते हैं नेक्स्ट पर। अब इनके बारे में हम जानते हैं इनका लिटरेरी एरा क्या था। लिटरेरी एरा का मतलब है कि उस समय एरा क्या था, मतलब राइटिंग किस टाइप की चल रही थी। तो सबसे पहले याद रखना, ये रोमांटिक एरा से आते हैं। किस एरा से आते हैं सर? रोमांटिक एरा से आते हैं। कहां से आते हैं सर? रोमांटिक एरा से आते हैं। किस एरा से आएंगे? रोमांटिक एरा। जब भी रोमांटिक एरा की बात होगी तो आपको दो नाम जरूर याद आना चाहिए।
रोमांटिक एरा में कैसे पोएट्स मिलेंगे? रोमांटिक एरा में जो पोएट्स थे तो रोमांटिक पोएट्स मिलेंगे आपको, बड़े रोमांटिक होंगे। अब यहाँ पर ये नहीं है कि रोमांस का मतलब ये नहीं होता कि लोग एक दूसरे की बाहों में पड़े हुए हैं, नहीं, लोग एक दूसरे को किस कर रहे हैं या हक कर रहे हैं, ये इस टाइप का कुछ भी रोमांटिक नहीं है। ओके, मतलब उस वाली हेलुसिनेशन में मत जाएगा। रोमांटिक का मतलब है कि जहां पर प्यार है टुवर्ड्स नेचर, टुवर्ड्स नेचर। ओके, ठीक है, यहाँ पर प्रेमिकाओं का ज्यादा जिक्र नहीं हुआ है, आप किसी को भी पढ़ के देखिएगा, प्रेमिकाओं का बहुत ज्यादा जिक्र नहीं हुआ, जितना आप पीछे लिटरेचर में जाओगे। ठीक है, यहाँ पर नेचर के लवर्स की बात हुई है, नेचर लवर्स की बात हुई है, लाइक पेड़, लाइक पौधे, किसान। ओके, सॉलिटरी रीपर, सॉलिटरी रीपर में एक लड़की है अकेले जंगल में मस्त होकर अपनी घास काट रही है, और वहां पर पीवी शैली ने उसको ऑब्जर्व, सॉरी विलियम वर्ड्सवर्थ ने उनको ऑब्जर्व किया और एक पोएट्री लिख दी सॉलिटरी रीपर। ओके, चलें आगे हम बात करते हैं। सर ऐसा नहीं है, पति को हम परेशान नहीं करते, कोई बात नहीं, चलें आगे हम बात करते हैं। शैली बिलोंग टू द सेकंड जनरेशन ऑफ पोएट। याद रखना, सेकंड जनरेशन की बात हुई है तो जो रोमांटिक पोएट थे ये दो जनरेशन में थे, एक थी फर्स्ट जनरेशन और एक थी सेकंड जनरेशन। एक कौन थी सर? सेकंड जनरेशन, और एक थी आपकी फर्स्ट जनरेशन। बड़े ध्यान से समझना, एक कौन थी? एक थी आपकी फर्स्ट जनरेशन और एक थी आपकी सेकंड जनरेशन। अब रोमांटिक पोएट्स यदि कभी पूछ ले आपसे कि रोमांटिक पोएट्स कितने टाइप के थे, तो दे वर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ओके, फर्स्ट जनरेशन एंड सेकंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में कौन थे वो हम डिस्कस करेंगे, जो लेकिन पीवी शैली थे। कौन थे सर? पीवी शैली। पीवी शैली हमेशा सेकंड जनरेशन में आए। किस में आए सर? सेकंड जनरेशन में आए। तो याद रखना ये रोमांटिक पीरियड था। ओके, लेट 18 एंड अर्ली 19 सेंचुरी, शैलीज पीक 1811 से 1822। की रोमांटिक का मतलब क्या था? यहां पर हमने इमोशन पर बात की है, वी आर टॉकिंग अबाउट इमोशन, नेचर, इंडिविजुअलिज्म। ओके, किस पर बात की है सर? इंडिविजुअलिज्म पर बात की है, एंड रेवेलियन अगेंस्ट नॉर्म्स एंड इमेजिनेशन। और एक रेवेलियन था किसके खिलाफ? इमेजिनेशन के खिलाफ, कि ये इमेजिनेशन नहीं होनी चाहिए, रियलिटी पर बात करेंगे। ओके, सबसे पहले मुझे पता है कि एक मैं आपको बात बताना चाहता हूं, यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जब आप लिटरेचर पढ़ते हैं तो यू शुड बी इमोशनल, आपको इमोशनल होता है। ठीक है, तो जब भी आप क्लास में आए तो एक ओपन माइंड सेट के साथ आए, क्योंकि यहाँ पर दुनिया जहान की बातें होंगी। ओके, और मुझे लगता है कि तुम मास्टर डिग्री कर चुके होगे तो इतनी मैच्योरिटी तुम्हें होगी कि दुनिया की हर एक चीज वैलिड है। ओके, तो किसी भी बात को अन्यथा मत लीजिएगा, क्योंकि जब भी हम लिटरेचर पढ़ते हैं तो कभी कोई लाइन ऐसी आती है कि उस पर हमें हंसना पड़ता है, कभी कोई लाइन ऐसी आती है कि हमें मजे लेने होते हैं। तो हमें लिटरेचर को जीना होता है, हमें लिटरेचर को क्या करना होता है? जीना होता है। फाइन, इसके बाद यदि हम बात करें तो ये बातों को याद रखिएगा। कहते हैं शैली बिलोंग टू सेकंड जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट्स अलोंग साइड बायरन और कीट्स। अब यहां पर याद रखना, इनके सेकंड जनरेशन में कौन कौन थे? लॉर्ड बायरन, आपके एक पोएट थे बायरन। बायरन के बारे में कहा जाता है कि इनकी 700 गर्लफ्रेंड थी। बायरन को याद रखने का तरीका, इनकी 700 गर्लफ्रेंड थी, 700, 698 के आसपास इनकी गर्लफ्रेंड्स थी। ओके, बायरन की, यस, बहुत तेज और तर्रार आदमी, हल्के में मत समझिएगा, सोचो कितना रोमांटिक इंसान रहा होगा। 698 गर्लफ्रेंड थी, ये तो रिटर्न में हमें मिलता है। एक है कीट्स बाबू, कीट्स बाबू भी सेकंड जनरेशन पोएट है। यदि हम फर्स्ट जनरेशन पोएट की बात करते हैं तो यहां पर आपको विलियम वर्ड्सवर्थ मिल जाएंगे, डब्ल्यू विलियम वर्ड्सवर्थ। सैमुअल टेलर कॉलरेज मिल जाएंगे, और एक पोएट आते हैं विलियम ब्लैक। ओके, विलियम ब्लैक। ओके, याद रखिएगा, ये आपके फर्स्ट जनरेशन है। तो क्लियर है कहानी? ओ माय गॉड, ये तो संजय दत्त से भी आगे निकल गए। हाँ हाँ, 698, मोर देन 698। ओके, चलें आगे हम बात करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इनके टाइम पीरियड पर कौन कौन से कंटेम्परेरीज थे, मतलब कौन कौन इनके साथ लिख रहे थे, कौन कौन राइटिंग कर रहा था। अब मुझे एक बात मुझे याद बताओ, आपको पता है, एक बात आपको मैं बताना चाहता हूं कि अब आपके दिमाग में कितने पोइट्स के नाम आपने सुन लिए? विलियम वर्ड्सवर्थ, सैमुअल टेलर कॉलरेज, विलियम ब्लैक, जॉन कीट। ओके, इसके बाद आपने बायरन, इसके बाद आपने पीवी शैली। 6 पोइट आपको एक साथ समझ में आ गए। क्यों? अब देखो कितना फायदा हुआ।
अब जब भी कभी भी बात होगी जॉन कीट की तो आप याद कर लोगे सर ये पीवी शैली के साथ वाले हैं, तो इसका मतलब इनका टाइम है ना 1700 के आसपास का है, इस 1700 के आसपास का है। ये सुनो, क्या समझ पा रहे हो? इसलिए हम जो स्टडी करते हैं वो इंटेंसिव स्टडी करते हैं कि जहां से आप चीजों को रिलेट कर पाओ। अभी बताओ, विलियम वर्ड्सवर्थ का हमारे हमारे सिलेबस में एक वर्क है जो कि प्रिस्क्राइब्ड है, द सॉलिटरी रीपर। अब आप भूल पाओगे क्या उसको? जैसे ही विलियम वर्ड्सवर्थ का नाम आएगा बिल्कुल याद आएगा कि सर इन्होंने बात की है कि पोएट्री फॉर कॉमन लैंग्वेज, पोएट्री इज इन कॉमन लैंग्वेज ऑन कॉमन सब्जेक्ट एंड फॉर कॉमन पीपल। जो वहां की पोइट्री थी वो आम भाषा में थी, आम लोगों के लिए थी, और उसका सब्जेक्ट भी आम था। ओके, चलो इसके बाद हम बात करते हैं यहां पर लॉर्ड बायरन। लॉर्ड बायरन आपको देखने को मिलेंगे। कहते हैं कि लॉर्ड बायरन जब भी बात होगी तो कहते हैं क्लोज फ्रेंड एंड फेलो रेवोल्यूशनरी रोमांटिक एंड ट्रेवल्ड इन इटली टुगेदर। ये इटली में ये पीवी शैली के भाई है। ये किसके भाई हैं? पीवी शैली के भाई हैं लॉर्ड बायरन। जॉन कीट बेचारा जल्दी ही मर गए थे। जॉन कीट की यदि हम बात करें तो बेचारे बहुत जल्दी मर गए थे। मतलब जॉन कीट की यदि हम बात करें तो 1795 में ये पैदा हुए, 1821 में निकल लिए। जॉन कीट में यदि हम बात करें तो ही वॉज 1795 एंड 1821 में निकल लिए। ओके, इसके बाद विलियम वर्ड्सवर्थ ए 70 के अराउंड पैदा हुए थे। ओके, और 1850 में जाके इनकी डेथ हुई। ओल्डर रोमांटिक शैलीज, अब याद रखना ओल्डर रोमांटिक है, शैलीज एडमायर्स, शैली इनकी बहुत तारीफ करते हैं, बट लेटर क्रिटिसाइज हिम फॉर हम कह सकते हैं कंजर्वेटिज्म के लिए इन्हें क्रिटिसाइज किया गया। ओके, यंगर रोमांटिक पोएट थे, याद रखना जॉन कीट को याद रखना, यंगर रोमांटिक पोएट थे। शैली रॉट एडोनिस इन हिज मेमोरी। और इन्होंने एडोनिस एक वर्क लिखा था, इनकी डेथ हो गई थी। आपको याद है एडोनिस इनकी एक पोम है जो कि एलिजी है। क्या है सर? एलिजी। एलिजी का मतलब होता है जो किसी की डेथ पर लिखी जाती है, जो किसी की डेथ पर लिखी जाती है, इज कॉल्ड एलिजी। तो इन्होंने एक वर्क लिखा था एडोनिस। कौन सा वर्क लिखा था? एडोनिस लिखा था उनकी मेमोरी को लेकर। ओके, याद रखिएगा। सैमुअल टेलर कॉलरेज, इस व्यक्ति को आप याद रखना, इतना खतरनाक आदमी। कहते हैं ना कि जब मैं सैमुअल टेलर कॉलरेज का नाम सुनता हूं तो मुझे अपने पापा की एक बात याद आ जाती है कि जहां पर मिठास होगी चींटियां सबसे ज्यादा वहीं लगेंगी। तो विलियम वर्ड्सवर्थ एंड सैमुअल टेलर कॉलरेज ऐसे पक्के यार कि अपनी गर्लफ्रेंड तक शेयर करते, अपने बीवियों के बारे में, उनके बारे में सब कुछ पता होता। लेकिन एक मोमेंट जिंदगी का ऐसा आया कि जब ये इनकी साली से शादी करना चाहते थे, विलियम वर्ड्सवर्थ की साली से शादी करना चाहते थे लेकिन मना कर दी। ठीक है, कंजर्वेशन नहीं, कंजर्वेटिव नहीं समझते, बहुत संकुर्ण विचारधारा की होना, कंजर्वेटिज्म। हमने कहते हैं तुम्हारी फैमिली बड़ी कंजर्वेटिव है, मतलब एकदम छोटी सोच, कभी कभार चीजों को लेकर बहुत छोटा सा दृश्य रखना, ज्यादा बड़ा ना सोचना, नैरो थिंकिंग टाइप। ओके, एंड मैरी शैली आप याद रखना, ये तो वाइफ थी। ओके, वाइफ ऑफ एंड द ऑथर ऑफ फ्रैंकेस्टाइन एंड प्रिजर्व शैलीज लेगेसी आफ्टर हिज डेथ। और बाद में इन्होंने पीबी शैली के सारे वर्क वगैरह पब्लिश कराए हैं। आइए इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि सर एक्चुअली में आपको कुछ समझना है ग्रुप ऑफ मोमेंट्स। एक्चुअली में उस टाइम पर क्या होता था कि एक हम जब रोमांटिक एरा की बात कर रहे हैं तो वहां पर कुछ ग्रुप होते थे। अच्छा, जैसे कि तुम लोगों के बीच में कभी ग्रुप हुए हैं क्या? चलो कुछ देर में बैठ लूं, अब पता नहीं क्या ही समस्याएं हैं। चलो मुझे एक बात मुझे बताओ, क्या आपके टाइम पर भी ग्रुप हुआ करते थे? बोलो यस सर, हुआ करते थे। 100% आपके टाइम पर ग्रुप ग्रुप हुआ करते होंगे। जैसे कि ग्रुप का मतलब यहाँ से क्या है सर? ग्रुप का मतलब यहाँ से है कि जैसे कि तुम्हारे कॉलेज में 4-5 लोगों का ग्रुप बना हुआ है। ऐसा हुआ है क्या कभी? ऐसा हुआ है कि 4-5 लोगों का ग्रुप है, एक ग्रुप है जो बढ़िया पॉजिटिव रहता है, एक ग्रुप है जो नेगेटिव रहता है, एक ग्रुप का काम है जो क्रिटिसाइज ही करता है, सबके अलग अलग नाम रख दिए। ये सुनो, इसी टाइम पर वहां पर भी ग्रुप होते थे, और उन ग्रुप में अलग अलग पोएट रहा करते थे, जैसे कि सैटेनिक ग्रुप है। ओके, तो याद रखना सैटेनिक पोएट। तो सैटेनिक पोएट में अलग नाम आएगा, फिर आएगा सर सेकंड जनरेशन पोएट,
फिर फर्स्ट जनरेशन पोइट एंड लेक पोइट। लेक का मतलब होता है झील। ऐसे पोइट जो कि एग्जाइल में रहा करते थे, दूर रहा करते थे, दुनियादारी से फुर्सत नहीं है उन्हें, वो अपनी जिंदगी में मस्त हैं, तो उन्हें हम कहते थे लेक पोइट। अच्छा, कितने सर कॉलेज में ग्रुप होते थे फ्रेंड्स लोगों के? हाँ, ये जिस टाइप के फ्रेंड्स कॉलेज में ग्रुप होते थे ना, इसी टाइप के ग्रुप आपको क्या मिलते थे? पोइट्स में भी मिलते थे। ओके, चलिए आइए पहले हम समझते हैं। पहला आता है सेकंड जनरेशन पोइट। तो अब मुझे जल्दी से कमेंट करके बताएं कि सेकंड जनरेशन पोइट में हमने किस किस को पढ़ा है। तो आपको याद रखना है, रोमांटिक पोइट, रोमांटिक एरा के जो पोइट्स थे वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड थे। फर्स्ट जो थे उन्हें कहते हैं हम विलियम वर्ड्सवर्थ, सैमुअल टेलर कॉलरेज एंड विलियम ब्लैक। ओके, कौन थे सर? विलियम ब्लैक, विलियम वर्ड्सवर्थ और सैमुअल टेलर कॉलरेज। ओके, एक ग्रुप तो ये था फर्स्ट फर्स्ट रोमांटिक जनरेशन पोइट हम कह सकते हैं। ओके, सेकंड जनरेशन में कौन कौन आया? सेकंड जनरेशन में आया बायरन, ओके, लॉर्ड बायरन। देन फिर हम बात करते हैं जॉन कीट एंड पीवी शैली। ये सेकंड जनरेशन पोइट है। इन्हीं के टाइम पर एक वो लोग जो कि रेवेलियन कर रहे थे, मतलब विरोध कर रहे थे, समाज के अगेंस्ट में जाके काम कर रहे हैं। यदि समाज लेफ्ट जा रहा है तो वो राइट जा रहे हैं, मतलब धरा से बाहर चल रहे हैं। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि मतलब दे मतलब कह सकते हैं कि दे रिफ्लेक्ट इन देयर राइटिंग इन रेवोल्यूशनरी ओके एक्टिविटीज। जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज थी वो उनको रिफ्लेक्ट कर रहे थे। ओके, तो उन्हीं पोएट को जो रेवेलियन थे, रेवेलियन का मतलब समझते हो? आ, हिंदी में कह सकते हैं रेवेलियन का मतलब, एग्जैक्ट एक बहुत प्यारा वर्ड है जिसको मैं अक्सर यूज करता हूँ, मैं भूल रहा हूँ उसे, स्लिप एकदम। रेवेलियन का मतलब हो जाता है कि अरे अपनी फैमिली से क्या नहीं करना चाहिए। रिवेलियन का मतलब हिंदी में क्या होता है, कोई मुझे बताएगा? पीवी शैली, बायरन, जॉन कीटी, यस, ये सेकंड जनरेशन पोएट है। पता नहीं, याद ही नहीं आ रहा। रिवेलियन का मतलब किसी के अगेंस्ट चले जाना। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। सेकंड, इसमें एक पोएट आता है सर सैटेनिक। कौन सा ग्रुप आता है सर? सैटेनिक स्कूल। सर सैटेनिक स्कूल क्या था? सैटेनिक स्कूल बदला नहीं, ना 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 ना, रेवेलियन का मतलब रेवेलियस अलग हो गया। ठीक है, ये रिवेंज वाला नहीं है। रेवेलियन का मतलब होता है कि बगावत, बगावत करना। ओके, मतलब कहते हैं ना कि मोहब्बत की पहली सीढ़ी बगावत ही होती है, तो इसी टाइप से कुछ है थे। तो सैटेनिक, ओके, विद्रोह, हाँ बगावत विद्रोह। तो सैटेनिक स्कूल्स की बात करेंगे तो सैटेनिक स्कूल यूज्ड बाय रॉबर्ट सदे फॉर सैली एंड बायर एंड फॉर देयर रेविलियस व्यू। ओके, जो वो समाज को लेकर कह रहे थे ना कि इन्होंने हर किसी को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया, तो रॉबर्ट सदे ने इस टर्म का यूज किया था। कहते हैं हम यहाँ पर लेवल यूज बाय रॉबर्ट सदे। किसने यूज किया था? रॉबर्ट सदे। ओके, रॉबर्ट सदे का नाम याद रखना, सदे भी अभी आएंगे। एंड शैली एंड बायरन फॉर देयर रिविलियस व्यू। तो यहाँ पर कौन था सर? शैली एंड बायरन। ओके, कहते हैं कि मेजर मूवमेंट जो थे वो शैली बिलोंग टू इमेजिनेशन, नेचर एंड आइडियलिज्म एंड रेवोल्यूशन। यहाँ पर जो रोमांटिसिज्म था वो किसमें था? इमेजिनेशन, नेचर, ठीक है, एंड आइडियलिज्म एंड रेवोल्यूशन। कहते हैं शैली वॉज नॉट अ लेक पोइट। लेक पोइट नहीं थे, ही वॉज नॉट अ लेक पोइट, लेक पोइट नहीं थे। लेक पोइट कौन कौन थे? वर्ड्सवर्थ, कॉलरेज एंड सदे। ओके, रॉबर्ट सदे, ये रॉबर्ट सदे, विलियम वर्ड्सवर्थ और हम कॉलरेज, ये कौन से पोइट हैं? लेक। ओके, याद रखना सर, लेक पोइट किसकी बात कर रहे हैं सर? लेक पोइट की बात कर रहे हैं। और जब भी आप लेक पोइट की बात करोगे तो लेक पोइट की बात करेंगे तो यहां से आपको समझना है लेक पोइट का मतलब है क्या। सर लेक पोइट का मतलब है विलियम वर्ड्सवर्थ, ओके, एंड सैमुअल टेलर कॉलरेज, STC। ओके, इसके बाद हम बात कह सकते हैं रॉबर्ट सदे, RS, रॉबर्ट सदे। तो ये कौन रहे हैं सर? लेक पोइट। अब लेक पोइट का मतलब है क्या? बट पार्ट ऑफ द रेडिकल रोमांटिक जनरेशन हु लिव्ड एंड रॉट इन एग्जाइल स्पेशली इन इटली, इट्स कॉल्ड। जो लोग इटली में लिखा करते थे उन्हें हम क्या कहते थे? लेक पोइट कहते थे। कौन सा पोइट कहते थे? लेक पोइट। ऐसे पोइट जो कि रोमांटिसिज्म से बिलोंग करते थे, जो नदियों के किनारे रहते थे, झीलों के किनारे रह रहे थे, इटली में रह रहे थे, डोवर बीच के आसपास। ओके, अक्सर बीचेस में नेचर के वक्त टाइम बिताते थे, तो उन्हें लेक पोइट कह दिया गया। कौन सा पोइट कहा गया? लेक पोइट।
लेक पोएट, LACK नहीं है, LACK नहीं है, लेक है, लेक, LAKE, लेक। लेक का मतलब होता है झील, और झील आता है रोमांटिसिज्म के लिए। ऐसे पोएट जो रोमांटिक थे, जो नेचर लवर थे, उन्हें लेक पोएट कहा गया। ये लैक है, LAC का लैक, लैक का मतलब होता है कमी। वी आर टॉकिंग अबाउट लेक मींस झील। ओके, चलें नेक्स्ट पर हम आते हैं। यहां से अभी तो कहानी पार्टी शुरू हुई है, अभी तो पढ़ो, ठीक है। अब यहां से समझना है, इनके कुछ वर्क्स थे, मेजर वर्क्स थे, इनको आपको देखना है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, पहले बोर तो नहीं हो रहे हो? इतना डीप नहीं जाना है क्या? इतना डीप चलना है या नहीं चलना है? ठीक है, सबसे पहले तो मुझे बता दो, इतना डीप पढ़ना है या नहीं? थोड़ा सा एक्टिव रहिए, मुझे कमेंट करके बताना कि सर वी आर रेडी और नॉट, या मैं सिर्फ एक समरी पढ़ा दो, बस बात खत्म। यदि तुम सिर्फ समरी पढ़ना चाहते हो तो ये रास्ता मेरे लिए बहुत आसान होगा। तुम सिर्फ समरी और क्वेश्चन आंसर पढ़ना चाहते हो तो मैं पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। बताओ कैसे पढ़ना चाहते हो? यस सर। अच्छा नहीं, मुझे बताओ पहले कि डीप पढ़ना है या फिर नॉर्मल पढ़े? ठीक है, मजा आ रहा है तो जल्दी से मुझे बता देना कि सर बढ़िया चल रहा है, ऐसे ही पढ़ना है हमें। ठीक है, ऐसे ही पढ़ना है जहां पर हमें फर्स्ट जनरेशन पोइट पता हो, सेकंड जनरेशन पोइट पता हो, सैटेनिक ग्रुप ऑफ पोइट्स के बारे में पता हो। ठीक है, या फिर हमें, देखो बाल ऐसे झड़ रहे हैं, क्या बताएं, इनका कोई इलाज हो तो बताना। जब तक डीपली नहीं पढ़ेंगे मे बी एग्जाम नहीं निकलेगा, नहीं कभी नहीं निकलेगा। ठीक है, हमें एक्चुअल में उससे कोई रूह तक पहुंचना होगा। आगे हम बात करते हैं, चलें अब आगे बात करते हैं कि यहाँ पर एक्चुअल में इनका एक पहला वर्क है क्वीन मैप। क्या है सर? क्वीन मैप 1813 में इसे लिखा गया। ओके, एक पॉलिटिकल पोम है। कैसी पोम है सर? एक पॉलिटिकल एंड फिलोसफिकल एपिक है। ठीक है, जहां पर क्या दिखाया गया है, इन्होंने बताया एथिज्म। एथिज्म का मतलब नास्तिकतावाद के बारे में बात की इन्होंने। नास्तिकवाद समझते हो, जहां पर भगवान को मानने की बातें नहीं होती, उन्हीं को हम कहते हैं एथिज्म। ओके, तो याद रखना क्वीन मैप एक एथिज्म एंड सोशल जस्टिस पर इन्होंने बात की है। पॉलिटिकल रिफॉर्म है, एंटी मोनार्की है, मटेरियलिज्म वर्सेस आइडियलिज्म है, सॉलिट्यूड अकेलापन है, आइडियल ब्यूटी है, फेलियर ऑफ इमेजिनेशन, नेचर एज रिफ्लेक्शन ऑफ सेल्फ। एक किसकी है? द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड की हम बात कर रहे हैं। ओके, हम किसकी बात कर रहे हैं सर? सॉलिट्यूड की बात कर रहे हैं। फिर इन्होंने मॉन्ट ब्लैंक लिखा 1870 में, एक फिलोसफिकल लिरिक है। द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, ये जरूर याद रखना, 1818 में लिखा, एक एपिक एलेगोरिकल पोम है। ओके, ओzymandias, किसने इसका नाम सुना है? प्लीज टेल मी, ओzymandias का नाम किस किसने सुना है? मुझे एक बात बताओ, किसने ओzymandias का नाम सुना है? यदि तुमने मास्टर डिग्री की है और आपने बैचलर डिग्री की है, 100% ओzymandias का नाम जरूर सुना होगा। एक सोनेट है। अब सर ये सोनेट क्या होती है? अब बात को समझना, सर ये सोनेट क्या होती है, पहले सोनेट के बारे में भी समझते चलना। सोनेट जो है वो 14 लाइन की पोम होती है, 14 लाइंस पोम होती है, 14 लाइन पोम होती है, याद रखना। कितनी लाइन की पोम होती है? 14 लाइन की पोम होती है। ओके, इसके बाद इसमें दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट को कहा जाता है ऑक्टेव। क्या कहा जाता है सर? ऑक्टेव। ऑक्टेव जो है वो 8 लाइन की होती है। कितनी लाइन की होती है? 8। इसके बाद 6 लाइन में जो अगली 6 लाइन होती है, इन्हें हम कहते हैं सेस्टेट। क्या कहते हैं? सेस्टेट कहते हैं। और जो इसमें 9वीं लाइन होती है, 9वीं लाइन को कहा जाता है बोल्टा। क्या कहा जाता है? बोल्टा कहा जाता है। ओके, चलो बस इतना समझ लेना। ये 14 लाइन की एक पोम होती है, ठीक है, और इसमें 8 लाइन होती है ऑक्टेव और 6 लाइन होती है सेस्टेट, और जो 9वीं लाइन होती है उसे कहा जाता है बोल्टा। क्या कहा जाता है? बोल्टा। और जो लास्ट लाइन होती है उसे ससोरा कहा जाता है। ओके, ससोरा। ओके, याद रखिएगा, मैं बताऊंगा, ये सारी चीजें भी डिस्कस करेंगे, लेकिन एक छोटे छोटे ओवरव्यू के साथ चलेंगे। ओzymandias की यदि हम बात करते हैं तो ओzymandias अपने अलग से नोट्स में लिख लो। ओzymandias 1818 में लिखी गई थी, एक सोनेट है, ट्रांजिशन पावर ऑफ डिके ऑफ एम्पायर्स, आयरनी ऑफ प्राइड। ओके, घमंड के बारे में यहां पर बात की गई है। इसके बारे में बात करते हैं। इन्होंने एक वर्क लिखा था प्रोमीथियस अनबाउंड 1820, एक क्लोजेट ड्रामा है। ओ, सबसे पहले याद रखना,
पीवी शैली का जब भी नाम याद आएगा तो क्लोजेट ड्रामा का याद रखना। सर क्लोजेट ड्रामा क्या होते हैं? व्हाट इज क्लोजेट ड्रामा? ऐसे ड्रामा, ऐसे ड्रामा जिन्हें पब्लिकली परफॉर्म नहीं किया जाता है, बस एक कमरे के अंदर या अकेले में प्राइवेटली परफॉर्म किया जाता है, उन्हें हम क्लोजेट ड्रामा कहते हैं। क्लोजेट ड्रामा नेवर परफॉर्म्ड पब्लिकली, इन्हें कभी भी पब्लिकली परफॉर्म नहीं किया जाता। ओके, गॉट इट? चलो याद रखना सर, कभी भी क्लोजेट ड्रामा को कभी भी पब्लिकली परफॉर्म नहीं किया जाता। ओके, क्लोजेट ड्रामा से याद रखिएगा। टू अ स्काईलार्क, ओ सर यही तो प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले बात को समझना, एक ओड है, सबसे पहले क्या है? एक ओड है। ओके सर, फिर लिखने का क्या फायदा होता था? नहीं, एक्चुअली में लिखने का फायदा ये होता था, क्लोजेट ड्रामा को प्राइवेटली परफॉर्म किया जाता था, जैसे कि राजा महाराजाओं के लिए, आप लोगों के जैसे कोई आप बहुत करोड़पति, जैसे कि सपोज करो कि यू वर कह सकते हैं कि यू हैड बीन द विक्टोरिया, यदि तुम विक्टोरिया रही होगी उस टाइम पर, तो क्लोजेट ड्रामा तुमने भी परफॉर्म कराए होंगे अपने महलों में। ओके, बट इट मतलब ये तो वही वाली बात नहीं होती कि हम कुछ चीज़ों को पर्सनल रखते हैं, कि जो चीज़ें पब्लिकली चल रही होती हैं, और जब जिंदगी में पैसा हो और एक राजाशाही हो, तो आपके लिए भी एक दुनिया बनी होती है जो सिर्फ आपकी होती है। इसलिए कहते हैं कि इतना पढ़ो, इतना पढ़ो, इतना पढ़ो कि ये दुनिया तुम्हारे लिए कुछ क्रिएट करना शुरू करे। ठीक है, तुम उसकी रीच तक पहुंच पाओ। डन। चलें आगे हम बात करते हैं, टू अ स्काईलार्क की बात करेंगे। तो देखो स्काईलार्क जो है वो एक वर्ड है। क्या है सर? वर्ड है। एक ओड है। ओड का मतलब क्या होता है? जहां पर आप किसी चीज की प्रेजिंग करते हैं। क्या करते हैं? किसी चीज को, ऑब्जेक्ट को प्रेजिंग करते हैं इमोशनली। यहां पर आपके बॉन्ड होते हैं इमोशनली। कैसे होते हैं सर? इमोशनली। ओके, आप उसकी कल्पना इतनी खतरनाक कर देते हैं कि सोचिए मत। इट्स कॉल्ड ओड। ओके, ओड। ओके, अब बात को समझना, यदि कभी एग्जामिनर आपसे पूछे कि बताइए कि टू आ स्काईलार्क का जेनर क्या है, वो सोनेट है, वो एक एलिजी है, या ओड है, या नन ऑफ देम, इनमें से कोई भी नहीं है। आंसर मुझे बताओ क्या होगा? यदि आप, क्योंकि ये वाला वर्क ही तो हमें पढ़ना है, टू ए स्काईलार्क। स्काईलार्क 1820 में लिखा गया था। कब लिखा गया था? 1820 में लिखा गया था। टू ए स्काईलार्क एक ओड है। ओके, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए कि क्योंकि ये वर्क अपने एग्जाम में प्रिस्क्राइब्ड है, और यदि प्रिस्क्राइब्ड है तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा। तो एक्चुअल में क्या है? ओड है। क्या है? ओड है। ना तो ये सोनेट है। ऑजीमेंडियास क्या है? और ऑजीमेंडियास क्या है? ऑजीमेंडियास सोनेट है, ओड है, एलिजी है, नन ऑफ देम। देखते हैं, आंसर बताइएगा। ऑजीमेंडियास जस्ट हमने पीछे पढ़ा है। ऑजीमेंडियास क्या है? ऑजीमेंडियास क्या है? कोई मुझे बताएगा? देखते हैं कौन कौन है। सर वो सोनेट हो जाएगी। सोनेट। वेरी गुड स्वाति, वेरी गुड, शानदार। ओके, तो ऑटुआ स्काईलार्क जो है वो एक 1820 में लिखी गई एक वर्ड है, उस पर लिखा गया। इटली की शाम की बात है। इटली की शाम पर एक्चुअली में सनसेट हो रहा था, सन डूब रहा था, उसकी पीली किरणें जो है वो बादलों पर, इटली की सड़कों पर दिख रही थी। वहां पर एक वर्ड है स्काईलार्क, वो से पोएट वॉक कर रहे थे, और उन्होंने स्काईलार्क को ऑब्जर्व किया, और उन्होंने इस पोएम को लिख दिया, और टू अ स्काईलार्क। ओके, चले यहां पर आप देखेंगे। देखो सबसे पहले सिर्फ इसी वर्क को बताने के लिए मैंने इतनी सब कुछ सारी चीजें लिखी हैं, तो याद रखना ये एक इंस्पिरेशन है। क्या है सर? एक इंस्पिरेशन है। ओके, एंड डिवाइन जॉय है कि नेचर ने कितनी प्यारी वर्ड्स बनाई हैं। ओके, जो कैसे हवा में उड़ रही हैं, कोई ताकत की जरूरत नहीं, उनके जो फ्लिप हैं, पंख हैं, वो भरी मतलब सनसेट हो रहा है, जो पीली उसकी रोशनी आ रही है शाम को, इवनिंग में जो उसकी किरणें हैं पीली एलोनेस में, वो कितनी प्यारी लग रही हैं। उसमें वो चिड़िया उड़ रही है, ऐसा लग रहा है उसका बादल उसका पीछा कर रहे हैं। कभी ऐसा लग रहा है कि वो बादलों के पीछे चल रही है, कभी बादलों के अंदर गुम हो जाती है। कहती है कि तुम एक चिड़िया नहीं, तुम स्पिरिट हो, क्योंकि वो एक इंस्पिरेशन है। वो क्या है सर? एक इंस्पिरेशन है। कॉन्ट्रास्ट दिखाया है वर्ड एंड ह्यूमन सॉरो में।
बर्ड एंड ह्यूमन सॉरो में यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है, ब्यूटी बियॉन्ड लैंग्वेज, और यहाँ पर ब्यूटी जो है वो लैंग्वेज के भी बियॉन्ड बताई गई है। ओके, याद रखना, और टू द बेस्ट विंड, और टू द बेस्ट विंड आपको याद रखना, द क्लाउड, द मास्क ऑफ अनार्की, इस सारी चीजों को आपको याद रखना है। तो ये सारे वर्क हैं। एडोनिस को पढ़ लेना। एडोनिस एक्चुअल में एक एलिजी है। एडोनिस 1821 में लिखी गई थी, एक एलोजी है, पेस्ट्रोल एलोजी है, एलिजी है, जो डेथ ऑफ जॉन कीट पे लिखी थी, मैंने आपको बता दिया। ओके, जॉन कीट पर लिखा गया था, जॉन कीट की डेथ पर लिखा गया था एलिजी। ओके फाइन, चलो बहुत बढ़िया। कल से हम टॉपिक स्टार्ट करें तो उससे पहले एक टर्म को समझ लेते हैं कि सर व्हाट इज ऑड। ठीक है, ये ओड है क्या? व्हाट इज ओड? ODE, ओड। व्हाट इज ओड? कोई मुझे बताएगा? ये दिख रहा है कि व्हाट इज ओड, अब आपको समझना है। अच्छा, एक इमेजिनेशन को देख पा रहे हैं आप? इस इमेज को देखने की कोशिश करिए आप, इस इमेज को देखने की कोशिश करिए। क्या तुम्हें लग रहा है कि ये क्रिएटिव है? यहाँ पर छोटे छोटे जो सेल्स हैं उनको सिंबलाइज किया गया है। ये पूरी की पूरी सेल्स हैं, आपको पता है बॉडी की जो सेल है हमारी वो है। तो ओड का मतलब क्या है कि पर्टिकुलर हमने यहाँ पर सेल को टारगेट कर लिया, कि सेल के बारे में हमने बताया और उसको ऑब्जेक्टिफाई करने की कोशिश की है। तो यहाँ पर आपको समझना है क्या कि सर यहाँ पर यदि ओड की हम बात करते हैं तो व्हाट इज ओड, तो याद रखना ओड इज अ लिरिक पोम। सबसे पहले एक ऐसी होती है, एक लिरिकल पोम होती है। लिरिकल का मतलब क्या होता है? जिसमें बीट होती है। बीट का मतलब क्या होता है? जैसे तल तल था, ये दैट इज कॉल्ड, कहते हैं रिदम। ये क्या है? रिदम, रिदम है। ओके, इसी रिदम, इन्हीं बीट के पैटर्न पर आपकी लिरिकल पोम चलती है, जिसमें लिरिक होते हैं। लिरिकल मतलब होता है लाइक अ सॉन्ग, लाइक अ सॉन्ग। ओके, इट्स कॉल्ड लिरिकल पोम। क्या कहते हैं? लिरिकल पोम कहते हैं। और जो होती है वो एक लिरिकल पोम होती है, दैट इज फॉर्मल, ये नॉर्मल भी होती है, सीरियस इन टोन, टोन में सीरियस होती है, एंड एलिवेटेड इन स्टाइल, और स्टाइल में एलिवेटेड होती है, यूजुअली एड्रेसिंग अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। और एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को क्या किया जाता है सर? टारगेट किया जाता है। आप पर्सन एंड ऑब्जेक्ट, एक पर्सन, एक ऑब्जेक्ट, और एक आइडिया और एन इवेंट। अब ये वो सब्जेक्ट या तो एक पर्सन हो सकता है, एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, एक आइडिया हो सकता है, एक इवेंट हो सकता है, विद डीप इमोशन एंड एडमायरेशन। इसमें बहुत डीप इमोशंस होते हैं और एडमायरेशन होते हैं, जहां पर हम बहुत तहे, मतलब दिल की गहराइयों से इमोशंस डालते हैं उसमें। जैसे कि एक प्रेमी होता है ना, प्रेम का से कहता है कि तू तू क्या है मेरे लिए, बस तू नहीं जानती, बाकी पूरी दुनिया जानती है। तू क्या है मेरे लिए, बस ये तू नहीं जानती, पूरी दुनिया जानती है। कितने डीप इमोशन है कि तू क्या है मेरे लिए, ये बस तू नहीं जानती, पूरी दुनिया जानती है। और फिर वो कह देता है कि जान कहने से कोई जान नहीं हो जाता, जान कहने से कोई जान नहीं हो जाता, और कह भी दो, कह भी दो तो कोई परेशान नहीं हो जाता। ये तो मैं हूं जिसको छोड़ दिया तो छोड़ दिया, ये तो मैं हूं जिसको छोड़ दिया तो छोड़ दिया, वरना ये फैसला आसान नहीं हो जाता, वरना ये फैसला आसान नहीं हो जाता। तो आपको इसी टाइप से लिटरेचर को जानना पड़ेगा, डीप इमोशंस चाहिए। आगे हम बात करते हैं कि वर्ड ओरिजिन की बात करेंगे तो एक फ्रॉम ग्रीक ऑड, ऑड का मतलब होता है सर सॉन्ग। तो याद रखना एक वर्ड आता है ग्रीक का ऑड। ओके, एक वर्ड क्या आता है ग्रीक का? ऑड। ऑड का मतलब होता है सॉन्ग। चलो आगे बात करते हैं। सर यहाँ पर कुछ टाइप की, जैसे कि आपके पास 3 ऑड मिलती हैं। पहली मिलती है पिंडारिक ऑड, जो पिंडारी यूज किया करते थे, होरेशियन ऑड एंड इरेगुलर ऑड। बस ये याद रखना है कि 3 टाइप्स की आपकी ऑड होती हैं। एक होती है पिंडारिक ऑड, और एक होती है होरेशियन, और एक होती है इरेगुलर। ओके, देन इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद हम बात करेंगे पर्पस क्या है। पर्पस होता है किसी चीज को ग्लोरीफाई करने का, डीपली रिफ्लेक्शन दिखाने का, एक्सप्रेस एडमायरेशन दिखाने का, कनेक्ट विद द नेचर और आइडियाज, टू इंस्पायर और सीक और इंस्पिरेशन। इसको कलम वापस पढ़ेंगे ऑड को, ठीक है। और टू द बेस्ट विंड, एक ऑड है, टू अ स्काईलार्क एक जो वर्ड है, द बेस्ट विंड नेचर है, यहां पर हमने बात की है। और मुझे लगता है आज के लिए बस हमारा इतना ही काफी है। ऑड क्या होती है कल हम इसको वापस से रिवाइव करेंगे अपनी पोएम के साथ फटाक से।
और कल से हमारी पोएम आपकी स्टार्ट हो जाएगी। आई होप सो कि आपको ये सेशन काफ़ी अच्छा लगा हो और आपने बहुत मज़े के साथ पढ़ा हो। और मैं आपको पहले बता देता हूँ कि नाराज़ मत होना, एज अ डेमो क्लास आज की क्लास यूट्यूब पर जाएगी, ये क्लास यूट्यूब पर जाएगी। तो ये मत समझना कि सर ने आज वाली क्लास यूट्यूब पर डाली, एक डेमो के तौर पर जाएगी। 2 दिन बच्चों को पता हो जाना चाहिए कि हमारे बैच में डेमो स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। तो प्लीज़ जितने भी स्टूडेंट्स लाइव हैं तो मुझे बताने की कोशिश करिएगा हाउ वाज द सेशन, इस सेशन कैसा था, समझ में आया। तो सैटेनिक पोएट, लेक पोएट, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, रोमांटिक पोएट, विलियम वर्ड्सवर्थ, ये सब समझ में आ रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं हुई। अच्छा, अभी तुम कौन सी ईयर में जी रहे थे पहले ही बताओ, चलो मुझे ये बताओ, तुम कौन सी ईयर में जी रहे थे। मैं बताता हूँ मैं कौन सी ईयर में जी रहा था। मैं आज वाली क्लास में 1790 से लेकर 1830 तक मैं जिया हूं आज। ओके, क्या तुम भी इसी एज में जी रहे थे, क्या तुम भी इसी एज में जी रहे थे। 1790 से लेकर 1830 का टाइम आज हमने इंग्लैंड में बिताया, इटली में बिताया। ओके, लेक पोएट्स के साथ बिताया, सैटेनिक पोएट्स के साथ बिताया, ऑड के साथ बिताया, ऑटो स्काइलर के एक वर्ड के बारे में जाना, पीवी शैली के बारे में जाना, जिन्हें मैट शैली के वक्त कहते थे, लाफिंग गैस के बारे में हमने जाना आज, ठीक है। वर्षा, जितने भी स्टूडेंट्स हो, अभी तो कारवा शुरू हुआ है, इस कारवा में जुड़ते जाएंगे, अभी तो ना के बराबर है, ठीक है, हो गए होंगे। तो सर आप अभी तो मिले हैं। अच्छा, वो वाला गाना याद आ रहा है, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी अभी तो आए हो, ये वाला गाना तो याद नहीं आ रहा कि सर अभी तो मिले हैं। हाँ, चलो खैर कोई बात नहीं। तो मस्त तुम पढ़ते रहो, मेहनत करने की जिम्मेदारी मेरी है, मेहनत करवाने की जिम्मेदारी मेरी है, हंसते हंसते पढ़ेंगे, पता ही नहीं लगेगा। वो डॉक्टर साहब नहीं होते कि बोले बस इंजेक्शन का पता ही नहीं लगेगा, वही डॉक्टर हूँ मैं। चलो कोई नहीं, सुबह से इतनी स्वेटिंग हो गई जितनी तो पूरे दिन में नहीं होगी मुझे। चलो खैर कोई नहीं, चले, चलिए, राधे राधे सभी को, मिलते हैं कल 9 बजे। तो जो भी इस क्लासेस को रिकॉर्डेड देखेंगे मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि 9 बजे आने की कोशिश करिए, ज़्यादा तरीके से आप ज़्यादा बेहतर पढ़ पाएंगे, ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ आप लोग पढ़ पाएंगे। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर। ठीक है, मैं कहीं जाऊंगा भी नहीं, परेशान। यूपी से बिलोंग करती हूँ, शादी एमपी में हुई है मुझे। अब तो लेकिन तो अब यहाँ का ही हो जाएगा, क्या ही दिक्कत है, ये आपका डोमिसाइल तो यहाँ का ही हो जाएगा ना। और राजपूत हो तुम तो वैसे भी जनरल कैटेगरी में ही आओगे, कुछ नहीं कर सकते, सॉरी। ना तो पड़ेगा, तो अपने आप में खुद ही